हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th के यूनिट 2 की, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पे आपको क्लास 11th एंड 12th के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के अपलोडेड है और न्यू सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपने अगर वो सब नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो जो केमिकल बिहेवियर है डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? वो उनके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उनके डिफरेंस देख के हम पता लगा सकते हैं कि उनके केमिकल बिहेवियर में डिफरेंस क्यों है अलग अलग एलिमेंट्स के। एटम्स इज ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। तो एटम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पहला हमारा इलेक्ट्रॉन से, आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन आर दोज विच कंटेन ओनली यूनिट नेगेटिव चार्ज, पता ही है आपको। इलेक्ट्रॉन्स कैन डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर कॉल्ड कैथोड रे पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है मूव करता है, इसीलिए इसे हम कैथोड रे पार्टिकल्स भी कहते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। सेकेंड है प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स आर दोज विच कंटेन्स 1 unit ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन, ठीक है, ई गोल्डस्टेन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। द प्रोटॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्टिकल्स, ये नेगेटिव पार्टिकल्स तरफ मूव करता है। द चार्ज ऑन द पार्टिकल आर 1.6 into 10⁻⁹ कूलाम पॉजिटिव का। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27 kg। थर्ड है आपका न्यूट्रॉन्स। द न्यूट्रॉन्स आर दोज विच कंटेन नो चार्ज, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। कंटेन्स मास इक्वल टू प्रोटॉन्स, इसका मास जो है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव जीरो चार्ज, मास इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg, जो कि प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट है। अब आते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स हैं। तो सबसे पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि 1898 में आया था। तो दिस मॉडल वॉज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1898। तो ये मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल्स आर, तो इसका जो मेन पॉइंट्स है वो है एटम्स इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो पहला पॉइंट था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, मतलब धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका फिगर भी बना रखा है। द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल सच दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंड पॉइंट बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसका जो अमाउंट है वो इक्वल है, इसीलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थर्ड है दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन पुडिंग मॉडल। तो इसको इन सब नामों से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ये इसी की तरह रहते हैं जैसे आपका रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन पुडिंग होता है, या आप खीर की तरह भी समझ सकते हैं। खीर में जो दूध वाइट वाला पोर्शन होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो चावल रहते हैं वो नेगेटिव, तो उसकी तरह इसे, इसीलिए इसका नाम ये सब भी कहते हैं। लिमिटेशंस, इट कुडंट एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन
एटम, लेकिन इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी एटम का नहीं एक्सप्लेन किया था। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम। इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन एन एटम्स स्टेबिलिटी भी नहीं बताई। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। फिर आया नेक्स्ट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स from a radioactive source was directed at a thin foil 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड फॉइल, वो उसकी वो थी थिकनेस थी। तो स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल का जो है सोर्स है वो एक थिन फॉइल के ऊपर, जिसकी जो मोटाई थी वो 100 नैनोमीटर थी, गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर छोड़ी गई। द थिन गोल्ड फॉयल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। उसके अराउंड में क्या था, मतलब जो फॉयल थी उसके चारों तरफ जो क्या था पीछे की साइड, वो सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा रखी थी। और ये बता दो, फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो होता है उसके ऊपर जब आप एनर्जी पार्टिकल्स छोड़ते हैं तो उसके बाद वो जो है वो चमकता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्जेस जो हैं वो निकल रहे हैं या पड़े हैं उस पर, तो वो उसकी स्क्रीन लगी हुई थी। व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। तो जैसे कि बताया मैंने कि अल्फा पार्टिकल जैसे स्क्रीन को हिट करता था तो क्या होता था कि उस पर से लाइट प्रोड्यूस होती थी, मतलब हल्की हल्की छोटे छोटे जुगनू जैसे लाइट प्रोड्यूस होती थी। फिर रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो नियरली 90, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया वो है नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। तो 99.9% अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, अनडेविएटेड, मतलब किसी ना कोई भी रुकावट के या मुड़े बिना वो जैसे चल रहे थे वैसे ही पास हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ क्या हुए अपने पाथ से जो है वो मुड़ गए कुछ एंगल पे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न्स बैक और डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल 180 डिग्री। तो बहुत ही कम थे ऐसे जो अपने पूरी पाथ पे डिफ्लेक्ट हो गए और 180 डिग्री पे वापस आ गए। कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, देयर इज समथिंग हैवी इनसाइड एटम जो कि न्यूक्लियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है कि एटम जो है न्यूट्रल है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। फिर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ऑन दिस बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस द कंक्लूजन्स रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस पे जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कंक्लूजन से कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो मास है वो क्या है कि सेंटर में कंसनट्रेटेड होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो द न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है जो कि उसके चारों तरफ बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा होता है, जिसको ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी नहीं बताई। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट्स रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद न्यूक्लियस एंड एटम्स गेट डिस्ट्रॉय। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी सर्कुलर चार्ज है वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा और उससे क्या होगा कि एनर्जी लूज़ करेगा और उसको न्यूक्लियस में कोलाइड मतलब गिर जाना चाहिए, जिससे क्या होगा एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड्स मॉडल।
He cannot explain the line spectrum, discrete spectrum of atom. It says nothing about distribution of electrons around the nucleus and the energies of these electrons. उन्होंने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया. एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z से, कैपिटल Z से इसे डिनोट करते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर. ये डिस्कवर किया था मोज़ले ने. एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो भी एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट ही होता है. फिर है आपका एटॉमिक मास, जिसे मास नंबर भी कहते हैं, और इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस also called nucleons is termed as mass number of atom. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. वो जो प्रेजेंट होता है वही क्या होता है? मास नंबर. फिर आपका आइसोबार्स. तो आइसोबार्स आर द एटम्स विच विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. आपने पढ़ा होगा 10th में भी, एग्जाम्पल इसके गिवन है. फिर है आपका आइसोटोप. तो आइसोटोप विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स. तो इसके एग्जांपल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स होते हैं. फिर आपका आइसोटोन्स. तो आइसोटोन्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है द एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. यह इसके एग्जाम्पल है. बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल्स. तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये देखते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, वो रिवॉल्व करता है. द ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव. तो ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होगा जब तक कि उसे एनर्जी दी ना जाए या उससे एनर्जी ली ना जाए. तो अगर हम एनर्जी देंगे तो जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा अगर एनर्जी दी जाएगी. और अगर एनर्जी लूज़ करता है, एमिट करता है, तो जंप फ्रॉम हायर टू लोअर. तो क्या करेगा? वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा. थर्ड है उसका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स. तो वेवलेंथ जो है वो इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट्स के डिफरेंस पे डिपेंड करता है. ये रहा इसका फॉर्मूला. चेंज इन एनर्जी हो गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है 1/λ इक्वल टू 1/hc और EF माइनस EI. तो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी है. H जो है हमारे यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेवलेंथ है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है. फिर है क्वांटाइजेशन कंडीशन. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, जो कि कैपिटल L है, इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका NH/2 और जब L की वैल्यू लिखेंगे हम MVR, एंगुलर मोमेंटम जो है L आपका उसकी, तो ये इसकी जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा आपका. और हेयर H जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये होती है. और रेडिया ऑफ ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट्स आर गिवन बाय दिस. उसका रेडियस जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा. वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है. एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ये रैडबर्ग कांस्टेंट है, RH जो है. तो ये फॉर्मूलाज है कुछ. फिर नोट है कि बहुत एटॉमिक मॉडल इज़ वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच दैट He पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं, मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. उस स्पीसीज़ के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो वैलिड है. फिर ये एनर्जी का फॉर्मूला है स्टेशनरी स्टेट्स के लिए.
ये न्यूमेरिकल है, आप देख लेना, सॉल्व है, आप पहले खुद ट्राई करना, फॉर्मूला बेस्ड ही है और ये न्यूमेरिकल सॉल्व भी है, सॉल्व कर रखे हैं। फिर लिमिटेशंस है बोहर्स मॉडल की, तो लिमिटेशंस है इज़ वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक H एटम, बताया मैंने ऊपर, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये वैलिड है। फिर बोहर कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल वेयर अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव लाइक एज वेल एज मूविंग पार्टिकल। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन था कि बोहर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूविंग पार्टिकल कंसीडर किया था, लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि इसमें वेव नेचर भी होती है। फिर बोहर मेजर्ड Bohr measured position of electron by this formula and velocity of electron. This he measured position and momentum in same time where it is impossible according to Heisenberg principle. तो Heisenberg अगला ही टॉपिक है इसका। Heisenberg के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है ही नहीं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पे मेजर हो पाए, लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों चीज़ बता दी थी। This model is also unable to explain the spectrum of atom other than hydrogen. फिर unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field and in electric field. तो ये भी नहीं बता पाए थे कि स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को जीमैन इफेक्ट का नाम दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया गया है। इट कुडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स, ये भी नहीं बता पाए थे। तो वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्सवेल 1870 में। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम मैनी सोर्सेज लाइक फ्रॉम अ बल्ब कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जो मैनी सोर्सेज है जैसे बल्ब है उसमें से जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, रेडिएशन के फॉर्म में होती है, सच दैट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड पॉइंट है दीज radiations are made up of electric and magnetic field perpendicular to each other, so they are called electromagnetic waves। तो इसीलिए इसे electromagnetic waves कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है these radiations travels with velocity of light जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ है अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ये डेफिनेशन टाइप है, आपको पता ही होगा पहले से, फिर भी एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। Frequency, the number of waves passing through in 1 second is called frequency. Velocity, it is equal to the linear distance traveled by 1 second. फिर वेव नंबर, ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये एक मार्क्स वाले में। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। फिर आपका ये वेवलेंथ आपका लैम्डा इधर और न्यू फ्रीक्वेंसी है। इसके रिलेटेड जो इन तीनों में रिलेशन है आपका स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में, वो ये शो किया हुआ है, न्यू इक्वल टू c/λ। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड सेकेंड था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, the ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency is called a black body। तो जो भी बॉडी एमिट और एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को वो क्या होती है, ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन emitted by such a body is called black body radiation। एग्जाम्पल है when iron is heated it becomes red first and finally turns into black as the temperature increases। फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इजेक्शन ऑफ
electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। तो किसी भी सरफेस पे जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती है लाइट की तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, वही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। उनमें कोई भी टाइम का लैग नहीं होता है। The number of electrons ejected from metal depends on intensity of light or brightness of light. For each metal there is a minimum frequency जो कि म्यू नॉट है, below which photoelectric effect is not observed। तो म्यू नॉट के बिलो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है उसके नीचे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कॉजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। तो ये जितनी भी है ये डेफिनेशन टाइप में पूछ लेते हैं एक एक मार्क्स में, तो इन्हें आप कर लेना अच्छे से। फिर है वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ incident light is more than the threshold frequency, the excess energy is transformed to the electrons as kinetic energy। तो ये kinetic energy में ट्रांसफर हो जाती है। kinetic energy आपका हाफ mv², जिसे h न्यू माइनस h न्यू नॉट के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। फिर आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। According to Planck's quantum theory, the energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of energy packets called quantum। तो quantum क्या है, एनर्जी का पैकेट्स होता है। In case of light, it is called photon। The energy of each quantum is directly proportional to frequency of emitted radiation। ये न्यूमेरिकल है, अब देख लेना ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसे कर लेना आप। फिर है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, अ रे ऑफ लाइट white light is spread out into a series of colored bonds called spectrum। तो white light जो है वो spread हो जाती है colored lights में, वही क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम। तो emission and absorption spectrum। तो electron always tries to remain in lowest energy level, so electron returns back and energy is emitted। the energy is emitted in the form of radiation। तो इलेक्ट्रॉन क्या है वो हमेशा ट्राई करता है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल में वो रहे। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो रिटर्न बैक हो जाता है एंड एनर्जी उसमें से एमिट होती है जब वो वापस आता है तब। तो वही एमिटेड एनर्जी क्या होती है, रेडिएशन के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। द एटम इज हीटेड सो द लोअर एनर्जी एब्जॉर्ब द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी and jump to outer energy level, but there it is not stable, so it goes to the lower energy level and energy is emitted in the form of radiation, wavelength or electromagnetic waves। this is called emission spectrum। तो emission spectrum क्या है कि अगर हम एक एटम को हीट करें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होके मतलब हीट एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, लेकिन वहाँ वो स्टेबल नहीं रहता, इसलिए क्या कहता है वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो वही एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। यही क्या होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी ऑफ nth शेल निकालने का ये फॉर्मूला है। फिर है ये आपका न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला बेस्ड, तो ये आप कर लेना। फिर है आपका रेडबर्ग फॉर्मूला। द वेवलेंथ या वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कॉल्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आपका फार्मूला है 1/λ = r z² 1n1² - 1/n2²।
तो z अगर इक्वल टू 1 रखे तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज जो होती है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड और हम्फ्री, ये आपने पढ़ा होगा, बुक में भी होगा, लेकिन आपको मैंने इसे अच्छे तरीके से इसमें लिख रखा है। ये देखिए, ये रीज़न भी है, इसमें कौन कौन सी रीज़न भी होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे लाइमन जो है आपका N1 से स्टार्ट होता है और बाल्मर आपका 2 से, पास्चन 3 से, ब्रैकेट 4 से, पीफर्ड 5 से और हम्फ्री 6 से। ये इसका लाइमन का एग्जांपल देखिए कि N1 जो है यहाँ से यहाँ पे किसी भी जब N लेवल से आएगा तो कहाँ पे आएगा, N1 पे। तो यहाँ पे ये डी एक्साइटेड फॉर्म में ये जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आपका वेवलेंथ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो किसी भी लाइन के लिए आप निकाल सकते हैं, आपको N2 और N1 की बस वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है फॉर्मूले पे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी 911 एंगस्ट्रॉम और लार्जेस्ट वेवलेंथ जो होगी 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है N2 और N1 की वैल्यू से, ठीक है। बाल्मर सेम, बाल्मर क्या है आपका, सबसे पहली कौन सी लाइन होगी, N3 से N2 वाली, और आखिरी वाली कौन सी होगी, इनफाइनाइट से N2 वाली। बताया मैंने बाल्मर क्या होता है, N2 पे किसी भी लाइन से, किसी भी जब N ऑर्बिट से जब आएगी लाइट तो वो N2 पे आएगी। बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और यहाँ से आपकी शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसी के लिए भी, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए कर सकते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, ये एग्जांपल दे रखा है, इसका फॉर्मूला भी है शॉर्टकट, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का। फॉर्मूला देख लेना। फिर आपका डी ब्रोगली रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स possesses wave character as well as particle character. The wave associated with the material particle is called de Broglie wave और matter wave. तो कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है वो क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी शो करता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी। तो जो वेव एसोसिएट होता है उसके साथ वही क्या होता है, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर. The wavelength associated with ordinary objects are so short that their wave properties cannot be detected. The wavelengths associated with electrons and other subatomic particles can be detected experimentally. He said that if electrons have wave, then it also have wavelength and it is particle. So it is also has a mass. So he gave the formula to find wavelength and mass. तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ये एग्जाम्पल है सॉल्व। फिर है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to Heisenberg uncertainty principle, we cannot measure the accurate position as well as momentum simultaneously of a microscopic moving particle. तो हम किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक्यूरेट पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ये अगर मोमेंटम मेजर करने का डेल्टा पी और पोजीशन का डेल्टा एक्स रखे तो ये इसका फॉर्मूला आता है। तो इफ़ एरर इन मोमेंटम हम अगर ज़ीरो माने तो ये जो चेंज इन पोजीशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर हम पोजीशन को ज़ीरो माने तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम इस तरह से दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ये इसका सॉल्व एग्जांपल है। फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल है, तो इसे आप ट्राई करना, एनसीईआरटी के ही होंगे सॉल्व कुछ। और ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर्स।
a set of 4 numbers which give a complete information about the electron in an atom such that its energy, shape, orientation and also its spin। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये 4 मेंबर्स का सेट होता है जो कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसकी एनर्जी हो गई या शेप हो गया, ओरिएंटेशन हो गया और उसका स्पिन हो गया। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों रिक्वायर होता है? टू एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, इसके लिए चाहिए होता है। और क्या कहता है ये कि इट टेल्स द नंबर ऑफ शेल, इट टेल्स एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, इट टेल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल, जिसका फॉर्मूला 2n² है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट गिव्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल, सिंबल इसका n है, वैल्यू 1 2 3 और n इंटीजर नंबर होता है। रिप्रेजेंट करते हैं हम KLMN शेल से, तो जो शेल होती है वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। सेकेंड है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यों रिक्वायर्ड होता है? टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, और ये कहता है नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ मेन शेल। तो एक शेल में कितने सब शेल हो गए वो इससे पता लगता है। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू जो है वो n-1 से कैलकुलेट करते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती है। तो वैल्यू ऑफ L जो 0 है उसको हम नाम देते हैं S से, 1 को P से, 2 को D से, 3 को F से एंड सो ऑन, 4 को G से और 5 को S से। तो S P D F G H हम सब शेल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, आपका जो L होगा वो 0 से बड़ा होगा और n-1 से छोटा होगा या इक्विवेलेंट होगा। जैसे अगर आपका n 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि 1s। और अगर 2 है तो क्या होगा आपका? 0 1 2s और 2p। 3 होगा तो 0 1 2 3s 3p 3d से इसे लिखेंगे। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इक्वल होता है नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट के। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल 2l + 1 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये गिवन है, l + 1 अंडर रूट और h/2π। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिक्वायर्ड क्या होता है? टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल। तो ये किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो बताता है। इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। सिंबल आप m और या फिर ml से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू इसकी होती है -L से +L के बीच में। जैसे आपका L की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो आपकी जो m की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है जैसे 0 के लिए 0 होगी, लेकिन 1 के लिए आपका -1 से +1 के बीच में होगी, मतलब -1 0 1। सेम 2 के लिए -2 -1 0 1 2। तो ये ml की वैल्यू है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब शेल आप 2l + 1 से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल आप n² से पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ n l m की वैल्यूज़ दी हुई है और करके दिखाया हुआ है कि n जैसे आपका 1 है तो ये l क्या हो गया? 0s और m 0, यानी कि 1 ऑर्बिटल हो गया 1s। सिमिलरली 2 के लिए आपका l की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0 और 1, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 के लिए 0 और 1 के लिए अभी बताया -1 0 1। तो ये आपका सिमिलरली 2 ऑर्बिटल्स बना सकते हैं आप। सिमिलरली 3 4 सबके लिए शो किए हुए हैं। क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n3। तो ये डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप ये करके देखना, एक बार खुद ट्राई करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर ms, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज अनहेलबेक। ये है इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अप साइन और डाउन साइन। फॉर ईच वैल्यू ऑफ ml it have +½ and or
माइनस हाफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। फिर है आपका पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। इसे दूसरे शब्दों में बोले, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। और कहता है कि एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है जिसकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। ये दिखाया हुआ है जैसे एस ऑर्बिटल है आपका, इसमें आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वन कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। तो इसके थ्रू हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पता लगा सकते हैं। जैसे ऊपर दिखाए हुए हैं कि 2D में कितने हैं, 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल। तो वही उसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2n² से, और आप करके भी देख सकते हैं। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो ऊपर कवर किए हैं हमने, तो ये मैंने एक जगह लिख दिए हैं, इन्हें देख लेना आप। ये एक और क्वेश्चन है, इन्हें भी ट्राई करना। फिर आता है आपका हुन्स रूल। तो हुन्स रूल है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टार्ट अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद पैरेलल स्पिन। तो ऑर्बिटल में हम पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उसके सारे सबशेल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन से फिल हो और उनका जो स्पिन है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये दिखाया हुआ है, पहला रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, लेकिन सेकंड जो है वो करेक्ट है। P3 के लिए दिखाया हुआ है ये। फिर है आपका ऑफबॉज प्रिंसिपल। तो ऑफबॉज जो है वो जर्मन है वर्ड जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। तो इसका डेफिनेशन है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब है आपका ऑर्डर एंड एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल आर कैलकुलेटेड बाय n+1 रूल, जिसे बोहरबरी रूल भी कहते हैं। तो ऑर्डर और एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये रूल कहता है आपका, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l ऑफ एन ऑर्बिटल लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो जितना कम n+l उतना ही उसका कम एनर्जी। When 2 orbitals have same n+l value, then the one which has lower n value has lower energy। ठीक है, तो अगर 2 n+1 n+l वैल्यू सेम है 2 का, तो जिसका कम होगा उस वैल्यू उसी की एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है और ये एक सीरीज़ दिखाई हुई है, एनर्जी लेवल को दिखा रहा है ये। तो इसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के बेस पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p 3s आएगा, फिर आपका 3p और 4s आएगा। तो इस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। वरना एक और ट्रिक है, जैसे आपका ये SSP और SPS DPS DPS 4 DPS। तो ये है, आप डायरेक्ट ऐसे याद करके और इसमें नंबरिंग कर सकते हैं सिंपली, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुन सुन प्यारे सुन DPS DPS F DPS। इसकी और कई सारी ट्रिक है, आपने पढ़े होंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे आपको किस तरीके से आपने याद किया है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं वो देख लें। तो आप नीचे कमेंट कर देना जिसको और भी ट्रिक्स आती हैं इसको याद करने की। तो ये आपकी पूरी सीरीज़ है, दिखाई हुई है। एनर्जी लेवल पे ये क्वेश्चन है एक, n+1 रूल से फाइंड करना है आपको। जैसे ये देखिए 2s और 3p में बताना है एनर्जी। तो 2s का एनर्जी बोहरबरी रूल से करेंगे n+1, l की वैल्यू n+1 l की वैल्यू रखेंगे, आपका एनर्जी इसका आ जाएगा। फिर इसको अरेंज करना है, ये क्वेश्चन है।
बस आपको वही बोरबरी रूल से आपको इसे अरेंज करना है। बस रूल जो है उसके दो वो याद रखना कि जिसकी n+l वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब उसी से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सबका, जो अभी हमने ऊपर ट्रिक याद की है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई हुई है कुछ की। ये एक्सेप्शन केस है Cr24 और Cu29। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है कि Cu and Cr have exceptional electronic configuration and they do not follow Hobsbawm's principle because the acceptance of one electron from 4s subshell to 3d subshell makes 3d subshell either half-filled and fully filled. Half-filled and fully filled subshell have extra stability due to symmetrical distribution of electrons in all orbitals belong to the same shell. तो इसीलिए इसका क्या है, एक्सेप्शनल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका जो ऊपर वाला है जो कि अकॉर्डिंग टू होना चाहिए कि 4s2 और 3d4, लेकिन अगर हम 3d4 को एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, वो 3d5 और 5 क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल पूरा हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, सबशेल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि Cr24 की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। सेम आपका रीज़न Cu29 के साथ भी है कि अगर हम 3d9 को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है 3d9 के कंपैरिजन में। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप ये देखना। और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सेकंड तरीका ये है आपका कि आप जो है नोबल गैसेस का यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे ये करके दिखाया हुआ है कि आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक नोबल गैस के बाद बचे हुए कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ है। फिर आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पता होगा आपको। द एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सेम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनमें, जैसे ये दिखाया हुआ है, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने। फिर है आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल शेप, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल शेप होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डायग्राम शो है एंड बाउंड्री सरफेस डायग्राम। और पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप का, तो ये डम्बल शेप का होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है और ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है पी एक्स, पी वाई और पी जेड का। फिर आपका डी ऑर्बिटल्स है डबल डम्बल शेप। इसका डबल डम्बल होता है, डी एक्स वाई का शो है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये इसका शेप है। और एफ ऑर्बिटल का आपका कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। फिर ये आपका नोड, तो नोड क्या होता है, द रीजन बिटवीन द एटम अराउंड न्यूक्लियस इन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नोड। तो वो रीजन जहाँ एटम के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कम होती है वो होता है आपका नोड। स्फेरिकल और रेडियल नोड निकालने का ये फॉर्मूला है, ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कैलकुलेट करने को। तो n-l-1 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एंगुलर नोड जो है वो l है और टोटल नोड निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सब, और इसका नोट जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में। ये मैंने बहुत दिनों बाद ही अपलोड किए हैं क्योंकि केमिस्ट्री क्लास 11th के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर अपलोडेड थे, ये चैप्टर रह रहा था, तो मैंने टाइम निकाल के इसको अपलोड किया है बना के। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अब कौन से चैप्टर का आपको चाहिए या किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में,
मैं ट्राई करूँगा और वीडियोज़ बनाने का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।